गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे होल नर्वस सिस्टम के बारे में, जो फोर्थ सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला टॉपिक मैं लेता हूँ हेड इंजरी, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। सबसे पहले देखते हैं हम हेड इंजरी के बारे में कि हेड इंजरी का मेन बेसिस क्या है, इंट्रोडक्शन क्या क्या है। ट्रॉमा ऑफ द स्कल्प एंड स्कल और ब्रेन, मतलब स्कैल्प, स्कल और ब्रेन, ये तीन पार्ट इसके ट्रॉमा के हैं। अब इसके डेफिनेशन की अगर मैं बात की जाए तो डेफिनेशन की तो आप जानते हो कि एन एक्सटर्नल फोर्स कोजिंग डैमेज टू द ब्रेन स्ट्रक्चर, कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो कि क्या करे, डैमेज करे किसको, ब्रेन स्ट्रक्चर को। रिस्क फैक्टर अगर इसकी बात की जाए तो रिस्क फैक्टर में अगर मैं बात करूं तो रिस्क फैक्टर के अंदर तो आप जानते हो कि रोड एक्सीडेंट है, फॉल है, गिरने की वजह से हो सकता है, रोड एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, स्पोर्ट इंजरी की वजह से भी हो सकता है, और इंजरी और वायलेंस की वजह से हो सकता है। कोजेज इसकी अगर मैं बात करूं तो कोजेज के अंदर आता है ब्लंट ट्रॉमा, पेनिट्रेटिंग इंजरी, डीकल और डेस्कलरेशन इंजरीज। अगर टाइप्स की बात की जाए तो टाइप्स में कंट्यूजन, स्कल फ्रैक्चर एंड हेमेटोमा। अब ध्यान रखिएगा, और क्योंकि इसमें आपको इतना तो ज़्यादा दे नहीं रखा है, जब आप फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आओगे तब आपको MSN के अंदर और पढ़ने का इसमें मिलेगा, जिसके आपको पता चलेगा कि कंट्यूजन और इनके अंदर स्कल फ्रैक्चर के अंदर भी 4 आते हैं, फिर हेमेटोमा, और इनके अंदर भी कुछ अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, उनमें देखने को आपको उन चीज़ों को मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात की जाए, देखिएगा कि साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात की जाए, साइन एंड सिम्टम्स में अगर बात की जाए तो साइन एंड सिम्टम्स के अंदर सबसे पहला आता है हेडक, वॉमिटिंग, अनकॉन्शियसनेस, सीजर्स और CSF लीकेज। अब डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की अगर मैं बात की जाए तो सिटी स्कैन है, MRI है, स्कल एक्सरे है, और GCS, ग्लासगो कोमा स्केल, जो कि उसकी कॉन्शियसनेस को मेजर करने के लिए करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी में कुछ नहीं है इसके। सबसे पहले इंजरी होगी, इंजरी की वजह से स्वेलिंग या ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा ICP और ब्रेन डैमेज होगा। अब मैं बात करता हूँ ट्रीटमेंट में क्या क्या है। ABCS है, सबसे पहले एयरवे, ब्रीदिंग और वो सर्कुलेशन, और आपको पता ही है ऑक्सीजन है, मैनिटॉल और एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स देंगे हम, जो मेडिकल मैनेजमेंट या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो क्रेनोटॉमी, बर होल और डीकम्प्रेशन। क्रेनोटॉमी, बर होल और डीकम्प्रेशन इसके आते हैं सबसे। अब सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड जो हमारा पॉइंट है उसके बारे में बात करें तो सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो वो आती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की अगर मैं बात की जाए तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की अगर देखी जाए कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जो होता है, इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं तो डिस्ट्रप्शन ऑफ द नर्व सिग्नल ड्यू टू द स्पाइनल ट्रॉमा की वजह से जो नर्व का सिग्नल है वो क्या होता है, उसका डिस्ट्रप्शन हो जाता है। डेफिनेशन अगर मैं बात की जाए तो डेफिनेशन के अंदर आता है डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड कोजिंग द फंक्शनल लॉस। जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शनल है उनके जो लॉसेस की वजह से डैमेज होता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो डैमेज होता है उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल फंक्शन पर इफेक्ट पड़ता है, उनका लॉस हो जाता है। अब मैं रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो रिस्क फैक्टर में एक्सीडेंट आते हैं, फॉल है, स्पोर्ट्स हैं, वायलेंस है, स्पोर्ट्स की वजह से जो स्पोर्ट्स इंजरी होती हैं उनकी वजह से वर्टिब्रल कॉलम के अंदर काफ़ी सारे डिफेक्ट आ जाते हैं। कोजेज़ की अगर मैं बात करूँ तो ट्रॉमा, ट्यूमर और इन्फेक्शन, ये इसके कोजेज़ हो सकते हैं। और अगर मैं टाइप्स की बात करूँ
तो टाइप्स के अंदर कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर भी उसके सब टाइप्स आते हैं, जैसे एथेथॉइड अटैक और एथेथॉइड है, स्पास्टिक है और अटैक्सिस है, और उसमें मिक्स्ड है। मिक्स्ड, कंप्लीट, इनकम्प्लीट तीनों आते हैं, फिर उसके भी टाइप्स आ जाते हैं। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो पैरालिसिस है, लॉस ऑफ सेंसेशन है, ब्लैडर टिश्यूज़ हैं, ब्लैडर इश्यूज़ आते हैं, जो ब्लैडर मूवमेंट होता है ना, मोबिलिटी के। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर मैं बात की जाए, यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर आता है MRI है, CT स्कैन है और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात की जाए तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आता है ट्रॉमा, एक्सोनल इंजरी, इडीमा और फंक्शनल लॉस इसके अंदर देखे जाते हैं। मोस्ट ऑफ देखे जाएंगे ट्रॉमा, एक्सोनल इंजरीज, इडीमा और फंक्शनल लॉस। अगर हम इसके जो पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले देखते हैं अगर कोई ट्रॉमा होता है, एक्सटर्नल ट्रॉमा की कंडीशन की वजह से कोई एक्सोनल इंजरी होगी, एक्सोनल इंजरी अगर कंडीशन में बनती है और उसकी वजह से क्या होती है कि उस जगह स्वेलिंग आती है, इडीमा आता है। इडीमा आएगी तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ डैमेज हुई है तो उसकी वजह से ब्रेन के अंदर सबसे पहला इफ़ेक्ट पड़ेगा उसके न्यूरोलॉजिकल फंक्शन का लॉस हो जाना। समझ पा रहे हो गया आप? अब मैं बात करता हूँ इसके ट्रीटमेंट की। तो हम ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहला ट्रीटमेंट इमोबिलाइजेशन होगा, मतलब उसको कहीं भी हम जाने नहीं देंगे क्योंकि एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो जाएगा उसका। स्टेरॉइड्स देंगे, फिर फिजियोथेरेपी देंगे, साइकोथेरेपी भी देंगे और फिजियोथेरेपी भी देंगे उसको। साइकोथेरेपी उसका न्यूरोलॉजिकल मैनेजमेंट जो होगा ना उसको मेंटेन करेंगे, मतलब उसका जो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है उसको बार बार चेक करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि पेशेंट किस कंडीशन में इस टाइम स्टेबलाइज कर रहा है। सर्जिकल मैनेजमेंट में बात करूँ तो स्टेबलाइजेशन एंड डीकम्प्रेशन होगा। अब हम थर्ड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो हमारा थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है उसके बारे में अगर बात की जाए तो उसके बारे में बात करने पर पता चलता है कि स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक को हम 3 नाम से बोलते हैं। एक तो ब्रेन अटैक बोल सकते हैं, स्ट्रोक को सेरेब्रल वेस्कुलर अटैक होता है, सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं, और थर्ड मोस्ट कोज ऑफ द डेथ का मेन रीज़न होता है MI डेथ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। एक इंट्रो के अंदर आप ये लाइन लिख सकते हैं कि सडन लॉस ऑफ द ब्रेन फंक्शन ड्यू टू द ब्लड फ्लो एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई। बिकॉज अगर मैं मानूँ कि मैंने एक चीज़ मानी कि कहीं भी कोई चीज़ की कंडीशन आ रही है, ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर अगर ब्रेन के अंदर प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, ब्लड सप्लाई अगर नहीं होगी ब्रेन को, तो हम जानते हैं कि ब्रेन को अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी। हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी तो ब्रेन के अंदर स्वेलिंग और इडिमा होना कॉमन फंक्शन होगा। तो आप खुद समझ पा रहे हो कि सडन लॉस ऑफ द ब्रेन फंक्शन ड्यू टू द ब्लड फ्लो डिस्टरप्शन। अगर ब्लड फ्लो डिस्टर्ब्ड होगा तो सीधी सी बात है उसके अंदर ब्रेन फंक्शन तो होना ही तय नहीं है। अब मैं बात करूँ अगर इसके डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन क्या है? ब्रेन इश्मिया और हिमोरेज कोजिंग द न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। ठीक है, रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? ब्लड सप्लाई नहीं होने के रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? हाइपरटेंशन की वजह से क्लॉटिंग हो सकती है, डायबिटिक मेलाइटस हो सकता है, कोई सी भी डायबिटीज़, नॉन कॉमन एज एन डायबिटिक मेलाइटस, स्मोकिंग है, एज रिलेटेड फैक्टर तो आता ही है। और कोजेज़ में बात करूँ तो कोजेज़ के अंदर आता है थ्रोम्बोसिस होगा, एम्बोलिज्म होगा और हिमोरेज होगा। तो ये मोस्ट ऑफ 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है थ्रोम्बोसिस, दूसरा होता है एम्बोलिज्म। और थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म के अंदर अलग अलग टाइप्स में होते हैं। स्ट्रोक सी भी है, इसके टाइप्स भी हैं, इश्मिक स्ट्रोक और हिमोरेजिक स्ट्रोक। इश्मिक के अंदर तो थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, स्मॉल पेनिट्रेटिंग
CVA हो जाएगा, लार्ज आर्टरी पेनिट्रेटिंग CVA हो जाएगा। और जो हिमोरेजिक स्ट्रोक आएगा इसके अंदर अभी 2 टाइप्स के आते हैं, वो आपको जब आप 5th सेमेस्टर के अंदर पढ़ोगे तब आपको मोस्ट डिटेल टाइप में पढ़ाया जाएगा। अभी तो फ़िलहाल आपके लिए इतना ही है कि क्विक रिवीजन के टाइप में है। साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात की जाए तो आप खुद जानते हो कि अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो, और न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है उसको, तो वीकनेस आएगी, लिथार्जिक होगा, स्लर्ड विज़न होगा, ब्लड विज़न हो जाएगा, सन डाउनिंग की कंडीशन आ जाती है, फेशियल ड्रॉपिंग होगी, आई ड्रॉपिंग हो जाएगी, चेहरा लटकना स्टार्ट हो जाएगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप कॉमन जानते हो कि अगर मैं बात करूं तो ब्रेन के डैमेज फंक्शन होंगे तो सिटी स्कैन करवाएंगे, हम सिटी स्कैन करवाएंगे, MRI कराएंगे और डॉपलर करवाएंगे। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं इसमें, तो पैथोफिजियोलॉजी में अगर बात की जाए तो ब्लड ब्लॉक होगा, रप्चर होगा रिस्क फैक्टर की वजह से, इसकी वजह से इश्मिया होगा इश्मिया की वजह से क्या होगा? सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है। अब ट्रीटमेंट में बात करें तो एंटीकोगुलेंट्स देंगे बीपी कंट्रोल के लिए। सर्जिकल मैनेजमेंट में बात करें तो क्लॉट रिमूवल करेंगे, एन्यूरिज्म रिपेयर करेंगे। ठीक है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होता है? एपिलेप्सी और सीजर्स 2 कंडीशन होती है। वैसे तो हम एक तरीके से मानते हैं कि जो ये होता है ना एपिलेक्टिक और सीजर्स, इसमें एक चीज़ आती है कि जो सीजर्स होते हैं वो तो क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। और एपिलेप्सी क्या होती है? एपिलेप्सी जैसे पर डे के अंदर 1 या 2 बार एपिलेक्टिक ट्रीमर्स आते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दैट विद रिकरेंट सीजर्स, इसे मतलब रिकरेंट सीजर्स होते हैं। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन की अगर मैं बात की जाए तो ब्रेन डिसऑर्डर कोजिंग रिपीटेड एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़, मतलब ब्रेन के अंदर रिपीटेड एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ का होना एपिलेप्टिक कंडीशन को शो करता है। अब मैं बात करता हूँ इसके रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर की मैं बात की जाए तो हेड इंजरी आता है, इन्फेक्शन और जेनेटिक में हेरिडिटिकल फैक्टर भी हो सकते हैं। कोजेज़ में अगर बात करूँ तो ट्रॉमा इसका मेन कोज होता है। ट्रॉमा है, ट्यूमर्स हैं, इन्फेक्शंस हैं। टाइप्स में जनरलाइज और फोकल 2 तरीके की होती है एपिलेप्सी। साइन एंड सिम्टम्स में कुछ नहीं है, कन्फ्यूजन्स होंगे, स्टेरिंग होगी, कन्फ्यूज़न होगा। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर EEG इलेक्ट्रिकल एमिशन EEG भी, ठीक है, MRI है एंड सिटी स्कैन भी हो सकते हैं, सिटी स्कैन भी करवा सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस है, न्यूरोनल डिस्चार्ज है, सीजर्स होंगे। ट्रीटमेंट में बात करूं तो वही एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देंगे हम, फेनोटॉइन। लाइफ स्टाइल चेंजेस मॉडिफिकेशन करेंगे उसका। सर्जिकल मैनेजमेंट बात करेंगे तो फोकल रिसेक्शन करेंगे। मेनिंजाइटिस अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मेनिंजाइटिस आप समझ रहे हो, आइटिस जहाँ लग जाए, आइटिस का मतलब होता है जो पर्टिकुलर फैक्टर होता है। मेनिंजिस का मतलब होता है जो ब्रेन का पार्ट है और उसके अंदर आइटिस का लग जाना मतलब उसके अंदर स्वेलिंग का हो जाना। Inflammation of the meninges around the brain and spinal cord. Definition is an infection induced meningeal inflammation. रिस्क फैक्टर में बात करूं तो इम्यूनोसप्रेशन, इन्फेक्शन, हेड इंजरी, ये इसके रिस्क फैक्टर हैं। कोजेज़ की अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरियल, वायरल और फंगल कोजेज़ हो सकते हैं इसके टाइप्स में बात करूं तो टाइप्स के अंदर एक्यूट है, क्रोनिक है, असेप्टिक है। ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स की मैं बात करूं तो फीवर है, नेक स्टिफनेस है, हेडक है और फोटोफोबिया है। अब मैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर बात करूं तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर क्या क्या होंगे? लंबर पंचर होगा, CSF होगा, CSF एनालिसिस है और सिटी स्कैन है। CSF एनालिसिस करवाना ज़रूरी होगा क्योंकि तभी हमें पता चल पाएगा कि ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन किस वजह से हुआ है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है? इन्फेक्शन होगा तो मेनिंजियल इन्फ्लामेशन आएगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP बढ़ेगा और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ट्रीटमेंट के अंदर एंटीबायोटिक्स, फ्लूइड होगा, स्टेरॉइड्स होंगे। और सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर बात करूं तो ड्रेन करेगा, एब्सिस होगा। ठीक है।
अब मैं बात करता हूँ अनकॉन्शियस पेशेंट की। अगला पॉइंट हमारा जो इम्पोर्टेंट है, इंट्रोडक्शन क्या है, कंडीशन विद अन रिस्पॉन्सिवनेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, जैसे कोई बंदा है, उसको स्टिमुलाई दिया गया एक्सटर्नल, उसके प्रति कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, तो वो क्या है, अनकॉन्शियस पेशेंट है। ठीक है। ए स्टेट ऑफ अनअवेयरनेस एंड नॉन रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्क फैक्टर इज अ हेड इंजरी एंड स्ट्रोक, मेटाबॉलिक इश्यूज। कोजेज में क्या है, ट्रॉमा है, सीजर है, हाइपोग्लाइसीमिया है, इन्फेक्शन है। टाइप्स की अगर मैं बात करूँ, टाइप्स में कोमा आएगा, स्टूपर होगा, वेजिटेटिव स्टेप्स होंगे, स्टेट होगी। साइन एंड सिम्टम्स में वही है, आई ओपन नहीं कर पाएगा, नो वर्बल और मोटर रिस्पॉन्स, वही हम इसमें GCS करवाएंगे। ग्लासगो कोमा स्केल इज़ ए, जिसमें वर्बल और मोटर और आई रिस्पॉन्स तीनों को चेक करेंगे। GCS होगा, सिटी स्किन होगा, स्कैन, ब्लड शुगर होगा। पैथोफिजियोलॉजी में आप जानते हो कि न्यूरोलॉजिकल इंजरी होगी और मेटाबॉलिकल डिस्टर्बेंस होगा, जिसकी वजह से डिप्रेस हो जाएगा ब्रेन फंक्शन। ट्रीटमेंट में अगर बात करूँ तो सबसे पहले वही एयरवे मेंटेनेंस करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, IV फ्लूइड देंगे, ट्रीट करेंगे अंडरलाइंग कोजेज़ को, और उसके न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को भी हम असेस करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर मैं बात की जाए तो सर्जिकल मैनेजमेंट में होता है एज पर अंडरलाइंग कोजेज ए क्लॉट एवैक्यूएशन। सीधी सी बात है, हमने इतने सारे पॉइंट पढ़े। ये एक क्विक रिवीजन है आपका न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम का, टोटल नर्वस सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड है। तो प्लीज़ मिलते हैं अभी नेक्स्ट, और कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिल पाए कि मैं आपको एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नई वीडियो के साथ आपकी एग्जामिनेशन के वक्त हेल्प कर पाऊँ जितना मेरे से हो सके। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो तक नहीं पहुंच पाया, उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उसको भी काफ़ी सारी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।